सो फ्रेंड्स, आज हम नेक्स्ट पार्ट डिस्कस कर रहे हैं टीएसपीएससी एई का जो पेपर हुआ था 2015 में। सो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है नेक्स्ट। ड्यू टू ईच एंड कॉन्ट्रैक्शन द क्रेस्ट लेंथ इज रिड्यूस बाय। क्रेस्ट की जो लेंथ होती है वो 0.1 इंटू एच इतनी रिड्यूस की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंडीशन फॉर ब्रॉड क्रेस्टेड वियर इज। कंडीशन फॉर ब्रॉड क्रेस्टेड वियर इज इक्वल टू विड्थ इनटू ग्रेटर देन हाइट। ऑप्शन 1 हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हमसे किसके बारे में पूछा गया है? ब्रॉड क्रेस्टेड बियर के बारे में पूछा गया है। एक नैरो भी होता है, नैरो भी होता है। तो ब्रॉड के लिए ग्रेटर देन एच होता है, लेकिन नैरो के लिए लेस देन एच होता है, यानी कि 2b लेस देन एच। तो ये नैरो के लिए होता है, यहाँ पे ब्रॉड के लिए हमसे पूछा था, इसलिए 1 हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, टू प्रिवेंट कैपिटेशन टू ओकर द मैक्सिमम हाइट ऑफ द समिट ऑफ द साइफन शेल बी। समिट की जो हाइट होती है वो 7.5 मीटर होती है। ऑप्शन 1 हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, टरबाइन इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट। टरबाइन एक डिवाइस है विच कन्वर्ट, क्या करती है वो? तो टरबाइन हाइड्रोलिक एनर्जी जो होती है उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। तो टरबाइन जो होती है वो दो तरह की होती है। एक इम्पल्स टरबाइन होती है, एक टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन होती है। तो इम्पल्स में जो होती है हमारी पेल्टन व्हील टरबाइन आती है। तो अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास, फ्रांसिस टरबाइन इज ए। फ्रांसिस टरबाइन इज ए क्या होती है? फ्रांसिस टरबाइन जो होती है, फ्रांसिस टरबाइन जो होती है वो होती है रेडियल फ्लो रिएक्शन टरबाइन। रेडियल फ्लो रिएक्शन टरबाइन। नेक्स्ट देखिए, कैपिलैरिटी इज ड्यू टू। कैपिलैरिटी इज ड्यू टू, कैपिलैरिटी जो होती है कोहेजन एंड एडिशन दोनों की वजह से होती है आपको। नेक्स्ट देखिए, द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर ऑन ए प्लेन सरफेस इमर्ज वर्टिकली इन द स्टैटिक मास ऑफ फ्लूइड इज कॉल्ड। सो वो ऑलवेज बिलो द सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है, ऑलवेज बिलो द सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन HGL जो होती है वो रिप्रेजेंट करती है सम ऑफ, किसके सम को वो रिप्रेजेंट करती है? तो वो प्रेशर हेड एंड डेटम हेड के सम को रिप्रेजेंट करती है। ऑप्शन 4 हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, द इनलेट लेंथ ऑफ द वेंचुरीमीटर। वेंचुरीमीटर की इनलेट लेंथ जो होती है वो किसके बराबर होती है? जिन्हें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए। तो इनलेट जो लेंथ होती है वो लेस देन होती है आउटलेट लेंथ से, इज लेस देन द आउटलेट लेंथ से। इनलेट कम होती है, आउटलेट ज्यादा होती है। अगले देखते हैं, एवरेज वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी इज। एवरेज वैल्यू होती है कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी वो 0.97 होती है, 0.97। अगला देखिए, डिस्चार्ज ओवर ए राइट एंगल वी नोच इज। डिस्चार्ज ओवर ए राइट एंगल वी नोच इज, सो वो होता है ये वाला। ऑप्शन 4 हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लो डिस्चार्ज आर इफेक्टिवली मेजर बाय। लो डिस्चार्ज जो होता है किस नोच के द्वारा मेजर किया जाता है एक्यूरेटली? रेक्ट एंगुलर, स्टेपर्ड, या फिर ट्रेपेजोइडल, या फिर ट्रायंगुलर? तो जो लो डिस्चार्ज होता है वो एक्यूरेटली मेजर किया जाता है ट्रायंगुलर नोच जो होती है उसके द्वारा। ऑप्शन 4 हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ ऑफ ए पाइप ऑफ 1 मीटर डायमीटर फ्लोइंग फुल ऑफ। तो फ्लोइंग फुल ऑफ 0.25 मीटर। ऑप्शन 4 हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, डिस्चार्ज थ्रू ए चैनल ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शन विल बी मैक्सिमम इफ। डिस्चार्ज जो होगा भाई रेक्टेंगुलर चैनल सेक्शन के थ्रू वो मैक्सिमम होगा इफ क्या होगा? जो हमारी चौड़ाई होगी वो डेप्थ से ट्वाइस होगी, दो गुना होगी। कहां पर दिया गया? ऑप्शन 2 में, विड्थ इज ट्वाइस द डेप्थ। ऑप्शन 4 हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, ए ड्रॉप ऑफ वाटर मेंटेन इट्स स्पेरिकल शेप ऑन अकाउंट ऑफ इट्स।
कोहेजन पर, ड्रॉप ऑफ वाटर मेंटेन इट्स स्फेरिकल शेप ऑन अकाउंट ऑफ इट्स कोहेजन पर। नेक्स्ट देखिए, द क्वांटिटी एंड यूनिट रेट ऑफ सर्टेन आइटम ऑफ वर्क ऑफ बिल्डिंग आर। आई थिंक ये न्यूमेरिकल दिया गया है। सो भाई ये न्यूमेरिकल ही है। तो बोल रहा है कि भाई ब्रिक वर्क हमारे पास कितना है, 20 क्यूबिक मीटर हम ब्रिक वर्क करेंगे। तो एक ब्रिक वर्क की जो कीमत है वो 2520 है, यानी कि 20 इंटू 2520 ये हम करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 50,400 रुपये आएगा ब्रिक वर्क का। अब प्लास्टर के बारे में पूछ रहा है, तो प्लास्टर जो है वो 150 स्क्वायर मीटर है हमारे पास। एक स्क्वायर मीटर का रेट कितना है, 1250 है। तो 150 इंटू 1250, तो इसको करने के बाद हमारे पास 1,87,500 ये हमारे पास आंसर आया। अब इन दोनों को प्लस हमें करना है 1,87,500 प्लस 50,400, तो हमारे पास जो आंसर आएगा 2,37,900 रुपये। कहाँ पर दिया गया है, 2,00,000, हाँ ऑप्शन 4 में हमारा आंसर हो जाएगा। इन दोनों को प्लास्टर एंड ब्रिक वर्क करने के लिए हमें इतना पैसा लगेगा, ये जो क्वांटिटी दी गई है। अगला देखिए, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द इंटरनल प्लास्टर फॉर इनक्लोज शोर बिलो द हाइट इज 3 मीटर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हाँ ये क्वेश्चन अभी हमने हाल ही में एक यूपीएससी का डिस्कस किया था क्वेश्चन पेपर, या फिर किसी और बोर्ड का, तो उसमें हमने ये क्वेश्चन डिस्कस सॉल्व किया था। यहाँ पर सेंटर लाइन के अकॉर्डिंग हमसे पूछ रहा है भाई। वैसे यहाँ पर गिवन नहीं है कि सेंटर लाइन मेथड से करना है कि किस तरह से करना है। यहाँ पे टोटल लेंथ पूछ रहा है, कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ इंटरनल प्लास्टर फॉर इनक्लोज शोर द हाइट इज। हाँ यहाँ पे उतना मेंशन नहीं किया हुआ है, लेकिन ये आपको सेंट्रल क्वांटिटी ही फाइंड आउट करनी है प्लास्टर की भाई। प्लास्टर की क्वांटिटी आपको फाइंड आउट करनी है इस क्वेश्चन में। सो भाई हमें प्लास्टर के निकालना है। आपको पता है कि प्लास्टर जो होता है वो स्क्वायर मीटर में मेजर किया जाता है। सो यहाँ पर देखिए दीवार की चौड़ाई कितनी है, 30 सेंटीमीटर, यानी कि 0.30 मीटर है, सभी तरफ है। तो हमें अंदर का पहले इंटरनल प्लास्टर निकालना है। तो 30 सेंटीमीटर यहाँ से काटेंगे, 30 यहाँ से काटेंगे, 60 सेंटीमीटर। इट मीन्स कि ये अंदर वाला जो बना वो 6 मीटर बना। ऐसे ही यहाँ से भी करेंगे तो 60 है, कटेंगे तो 4 बचेगा, यहाँ से भी 4 बचा और यहाँ से भी 6 ही बचा। 6 6 12 और 8 20, 20 लंबा हमारे पास बन चुका है। 20 लंबाई बन रही है, हाइट हमारे पास 3 है, तो 20 3 60 स्क्वायर मीटर इज द क्यूबिक है, सॉरी ये वाला स्क्वायर मीटर, 60 स्क्वायर मीटर इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैसे जो क्वांटिटी होती है उसको निकालने का फॉर्मूला अलग होता है, लेंथी फॉर्मूला है, तो आप तुक्के से भी निकाल सकते हैं, तो देख लीजिएगा। तुक्के से तो नहीं, लेकिन वैसे जैसे कि इसका निकालना तो लेंथ ऑफ बॉल हाइट निकालनी है इंटू हमारे पास 2 दीवारें हैं, 1 2 तो 2 करना पड़ेगा। फिर ऐसे ही शॉर्ट बॉल का निकालना है तो 2 दीवारें हैं, तो इस तरह से क्वेश्चन बहुत ही आगे पीछे हो जाता है, तो उस हिसाब से नहीं हो पाएगा। सो अगला क्वेश्चन देखिए, एस्टिमेट द कॉस्ट ऑफ द ब्रिक वर्क फॉर वॉल ऑफ 4 मीटर लॉन्ग, 3 मीटर हाई एंड 30 सेंटीमीटर थिक। द रेट ऑफ ब्रिक वर्क इज 1500 पर क्यूबिक मीटर। इजी क्वेश्चन है, फाइंड आउट कीजिए। आपको पता है कि जो ब्रिक वर्क होता है उसको आप क्यूबिक मीटर में लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास सब कुछ दिया है, 4 मीटर लंबी दीवार है, 3 मीटर उसकी हाइट है, 30 सेंटीमीटर उसकी मोटाई है। तीनों को मल्टीप्लाई कीजिए, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना तो 0.30 आ जाएगा। तो तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास 3.6 क्यूबिक मीटर क्वांटिटी आ जाएगी ब्रिक वर्क की। एक का रेट कितना है, 1500 रुपये एक क्यूबिक मीटर का। तो 1500 इंटू 3.6 कितना बन जाएगा, रेट 5,400 रुपये, इतना पैसा बन जाएगा। 5,400 ऑप्शन 4 में दिया गया है, ये आंसर हमारा आ जाएगा। अगला देखिए, कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ अर्थ वर्क बाय मिड ऑर्डिनेट मेथड फॉर 200 मीटर लेंथ ऑफ द पोर्शन ऑफ द रोड एंड यूनिफॉर्म ग्राउंड, द हाइट ऑफ द बैंक एट द टू एंड बीइंग 1 मीटर एंड 2 मीटर। द फॉर्मेशन विड्थ इज 1 मीटर एंड साइड स्लोप कितना है, 2:1 दिया गया है हमारे पास। अर्थ वर्क हमें फाइंड आउट करना है।
भाई अर्थ वर्क जो होता है उसको आप तीन तरीकों से निकाल सकते हैं। एक हमारे पास होता है प्रिज्मोइडल फॉर्मूला, दूसरा जो यहाँ पे पूछा गया है मिड ऑर्डिनेट मेथड। मिड ऑर्डिनेट मेथड को मीन क्रॉस सेक्शनल एरिया मेथड भी आप बोल सकते हैं। एंड लास्ट वन जो होता है वो होता है मीन डेप्थ मेथड। तो यहाँ पे हमसे क्रॉस सेक्शनल मेथड से फाइंड आउट करने के लिए बोला है या फिर मिड कोऑर्डिनेट मेथड से फाइंड आउट करने के लिए बोला है। तो इससे जो क्वांटिटी होती है वो लेंथ इनटू एरिया से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। मीन क्रॉस सेक्शनल एरिया से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अब एरिया जो होता है वो निकलेगा दो तरीके से, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो दी गई है वो 1 मीटर एंड 2 मीटर हाइट ऑफ बैंक दी गई है। तो इसलिए आप सबसे पहले आपको एक एंड 1 के लिए निकालनी पड़ेगी, फिर 2 एंड के लिए आपको निकालनी पड़ेगी। तो एरिया जो होता है वो निकलता है किस तरह से, बी डी प्लस एस डी स्क्वेयर। बी हमारे पास बिर्थ गिवन है 10 मीटर की, कहाँ पर दी गई है, यहाँ पर कहीं पर 10 मीटर, हाँ ये दी गई है 10 मीटर की। डी हमारे पास ये वाला एस स्लोप, और डी पहले हमें 1 एंड का निकालना तो इसकी जगह 1 का स्क्वायर हमें करना है। फिर हमें 2 का निकालना तो यहाँ पर भी हमें 2 लिखना है और यहाँ पर भी 2 का स्क्वायर लिखना है। स्टार्टिंग में हमें 1 का निकालना तो यहाँ पर 1 होगा, फिर यहाँ पर 1 का स्क्वायर होगा। तो इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं। तो मैं आपको निकाल के बताता हूँ कैसे निकालना है। जैसे कि विड्थ इंटू हमारे पास जो डी दिया गया है वो है 1 प्लस हमारे पास स्लोप कितना है 2:1, तो हम 2 ही लेंगे इंटू 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर। तो इसको फाइंड आउट करने के बाद हमारे पास 12 आ जाएगा, 12 स्क्वायर मीटर ये आ गया, इसको आप याद रखिए। उसके बाद हमें सेकंड एंड का निकालना है। एरिया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एट 1 एंड वेयर जो हाइट है वो 1 मीटर है। देखिए हाइट ऑफ बैंक 1 मीटर। अब एरिया जो है हमें क्रॉस सेक्शन का एरिया जो है अदर एंड पर निकालना है जहां पर हमारी हाइट 2 मीटर है। तो 10 इंटू 2 प्लस 2 स्लोप है ये, डी का स्क्वायर इंटू 2। तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, हाँ 28 आएगा, लेकिन 10 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर ये 28 आएगा। तो जो पहले वाला था वो कितना आया था फर्स्ट एंड का, जिसकी हाइट 1 मीटर थी, वो 12 आया था। तो इसमें आपको प्लस 12 भी कर देना है, तो ये 40 बन जाएगा डिवाइड बाय 2। क्योंकि आपको पता ही है कि दो सेक्शन है, तो हम डिवाइड बाय मीन एरिया निकालने के लिए आपको दोनों को प्लस करना है, फिर डिवाइड बाय 2 कर देना है। तो इसको आप 40 का 20 आ जाएगा। ये हमारे पास मीन एरिया आ चुका है। अब आपको क्वांटिटी कैसे निकालनी है, लेंथ इनटू एरिया। तो एरिया हमारे पास 20 आ चुका है, 200 हमारे पास लेंथ है, इज इनटू 20 कितना आएगा 4000 क्यूबिक मीटर इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैसे एक और फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले से हो सकता है कि 1 क्यूबिक मीटर, जैसे कि जो मीन एरिया हमारे पास 20 आया, तो उसके हिसाब से जो मीन एरिया है वो थोड़ा सा कम भी आ सकता है। तो उस हिसाब से आपका आंसर ये भी बन सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से यही बनेगा। जिस मेथड से मैंने सॉल्व किया है उस मेथड से यही हमारा अर्थ वर्क आएगा। तो आप देख लीजिए, वैसे बोर्ड वालों ने इसको आंसर सही माना है, फिर भी आप देख लीजिएगा आपके हिसाब से ये आता है कि नहीं आता है। अगला क्वेश्चन देखिए, सेंटर लाइन मेथड से है भाई। सेंटर लाइन लेंथ ऑफ द फॉलोइंग फिगर इज। सो हमें इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है कि भाई कितनी लेंथ होगी। तो आपको पता है आपको सबसे पहले आरसी फाइंड आउट करना पड़ेगा, सेंटर रेडियस। सेंटर रेडियस आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। सेंटर रेडियस जो होगा ये हमारे पास गिवन है 13.70। अब ये जो है आपको पता है कि सेंटर लाइन मेथड के अकॉर्डिंग आप इसका हाफ लेते हैं, तो प्लस 30 इक्वल टू 14 हमारे पास आरसी आ चुका है। अब आप हमें सेंटर लाइन के अकॉर्डिंग जो है इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो सेंटर लाइन के अकॉर्डिंग जो लेंथ होती है वो होती है 2 पाई इंटू आर सी। आर सी सेंटर रेडियस हमारे पास अभी हमने फाइंड आउट किया 14 निकला है। तो दो इंटू पाई इंटू
RC 14, 14 में 28 पाई, 28 पाई कहाँ पे दिया गया है, पाई आर एम दिया गया है। अब कौन सा आंसर होगा, तो यही 28 तो आया ना, ऑप्शन ये वाला बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, एज पर हमारे इस आई स्कोर के डिटेल एस्टिमेट ऑफ द वॉल्यूम आर वर्क आउट टू द नियरेस्ट ऑफ, डिटेल एस्टिमेट वॉल्यूम को आपको किस में करना है बिल्कुल सही। तो भाई वॉल्यूम जो होती है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, तीनों को मिलाकर क्यूबिक मीटर में आती है वॉल्यूम, तो ये आंसर हो जाएगा। अगर 0.01 स्क्वायर मीटर होता है यहाँ पर, तो वो एरिया के लिए होता, क्यूबिक मीटर की जगह स्क्वायर मीटर होता तो वो एरिया के लिए होता। अगला देखिए, एस्टिमेट द रेट ऑफ द मेटल एट ए साइट पर क्यूबिक मीटर हुज रेट ऑफ सोर्स इज 8000 क्यूबिक मीटर इंक्लूडिंग लोडिंग अनलोडिंग एंड लेड ऑफ 35 किलोमीटर, ए रेट ऑफ 20 किलोमीटर। सो क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यही लेवल के क्वेश्चन कितने अच्छे होते हैं यहाँ पर। सो हमसे रेट पूछ रहा है भाई 1 क्यूबिक मीटर का, कि भाई हमें जहाँ पर काम करना है, बिल्डिंग बनानी है, तो उस वहाँ पर 1 क्यूबिक मीटर कितने का पड़ेगा। जबकि जो हमारे पास दुकान है, दुकान से हम 800 रुपये क्यूबिक मीटर ला रहे हैं। तो जो लेड है, लेड अब मैंने आपको बताया था कि लेड क्या होता है, कि भाई जहाँ से आप सामान लाते हैं, यानी कि दुकान से जहाँ पर आप बिल्डिंग बना के, उसके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको लेड के नाम से जानते हैं। तो रेट क्या है, 20 किलोमीटर का है। तो 35 × 20 कितना हो जाएगा, 700 रुपये। 700 रुपये किराया बन रहा है जहां से आप ला रहे हैं दुकान से और बिल्डिंग तक 1 क्यूबिक मीटर का। तो इस हिसाब से 800 हमारे पास वहां पर पड़ रहा है, 800 + 700 1500 रुपये हमारा आंसर हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन। कॉस्ट ऑफ द मेटल एट साइट जो होती है वो रेट ऑफ मेटल होता है प्लस कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होता है। ये चीज आपको पता होनी जरूरी है, वैसे कई लोगों को पता ही होगी। अगला देखिए, इफ बी इज द विड्थ ऑफ द फॉर्मेशन, डी इज द हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट ऑफ लेंथ एल एंड साइड स्लोप कितना है एन, 1 है फॉर रोड, द क्वांटिटी ऑफ अर्थ वर्क इज, क्वांटिटी ऑफ अर्थ वर्क इज बी डी प्लस एन डी स्क्वेयर इंटू एल। ये फॉर्मूला ही होता है भाई उसको निकालने का, क्रॉस सेक्शनल मीन डेप्थ एरिया जो होता है, ये फॉर्मूला होता है। So, क्या बोल रहा है, इफ बी इज द विड्थ ऑफ फॉर्मेशन, बी तो भाई सही है, विड्थ सही ही लिखा हुआ है, एंड डी इज द हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट एंड ऑफ लेंथ एल एंड साइड स्लोप एन, स्लोप एन से, तो क्वांटिटी क्या होती है अर्थ वर्क की, तो यही होगी भाई, क्योंकि जो फॉर्मूला होता है वो होता है बी डी प्लस एस टी स्क्वेयर, ये फॉर्मूला होता है। तो वो ये एस क्या होता है, वो स्लोप होता है। तो बोल रहा है एंड साइड स्लोप एन से आप डिनोट करेंगे, तो एस की जगह आपको एन लगाना है, इनटू लेंथ तो आपको पता है बाद में वो करते हैं, क्योंकि ये एरिया जो होता है वो ये उसका फॉर्मूला होता है, बाद में तो लेंथ इनटू एरिया ये फॉर्मूला होता है अर्थ वर्क को निकालने का, एरिया जो होता है उसका फॉर्मूला ये होता है। तो इस हिसाब से हमारा आंसर बी डी प्लस एन डी स्क्वेयर इंटू एल, यही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। अगला देखिए, एब्स्ट्रैक्ट एस्टिमेट इज, एब्स्ट्रैक्ट एस्टिमेट जो होता है वो क्या होता है, एस्टिमेट ऑफ द कॉस्ट ऑफ वेरियस आइटम ऑफ वर्क। ऑप्शन थर्ड इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। अगले देखिए, डिटेल स्पेसिफिकेशन इंक्लूड, डिटेल स्पेसिफिकेशन में क्या इंक्लूड होता है, उसमें भाई क्वांटिटीज होती है, क्वालिटीज ऑफ मटेरियल, सब कुछ इंक्लूड होता है। ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, रिलेशनशिप बिटवीन द मॉडुलस ऑफ रप्चर एफसीआर एंड कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एफसीके इज गिवन बाय, क्या होता है, एफसीआर इज इक्वल टू 0.7 इंटू अंडर रूट एफसीके। सो ये आंसर होगा। अप्रोक्सीमेट टोटल श्रिंकेज स्ट्रेन इन द कंक्रीट फॉर डिजाइन के लिए कितना होता है, तो 303, ये आंसर होगा। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए,
A beam of 400 mm effective depth with a neutral axis constant of 0.39, the value of lever arm is, लीवर आर्म की वैल्यू कितनी होगी भाई, लीवर आर्म की वैल्यू कितनी होगी? बीम ऑफ 400 mm डेप्थ है हमारे पास, न्यूट्रल एक्सिस कितना है 39 है, वैल्यू ऑफ लीवर आर्म फाइंड आउट करनी है। लीवर आर्म जो होती है वो इज इक्वल टू होती है d माइनस n/3। लीवर आर्म आप इससे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो डेप्थ हमारे पास 400 दी गई है, n क्या होता है, न्यूट्रल एक्सिस होता है, फाइंड आउट कीजिए। वैल्यू पुटअप करके हमारे पास जो आंसर आएगा वो 348, ये आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, फॉर वर्टिकल स्टब्स द मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ शियर रेनफोर्समेंट मेजर अलोंग द एक्सिस ऑफ मेंबर शुड नॉट एक्सीड। वर्टिकल एक्सिस के लिए हमारा जो आंसर होगा 0.75 होता है इंटू डी। अगर हमारे पास कोई भी केसेस नहीं है तो आप जो स्पेसिंग लेते हैं वो 300 mm से एक्सीड नहीं होनी चाहिए, शुड नॉट एक्सीड 300 mm। अगले देखिए, कैलकुलेट द पिच ऑफ द लेटर टाइज फॉर कॉलम 300 mm स्क्वायर विद 20 mm डायमीटर लॉन्गिट्यूडनल बार एंड 8 mm लेटरल टाइज। हमें पिच ऑफ लेटरल टाइज जो है उसको कैलकुलेट करना है। सो भाई जो पिच जो होती है आपको पता है कि 3 केस की मिनिमम होनी चाहिए, 3 केस में जो भी कम होगा वही होता है। एक तो लीस्ट लेटरल डिमेंशन, कॉलम की लीस्ट लेटरल डिमेंशन कितनी दी गई है, ये 300 mm का कॉलम है, स्क्वायर कॉलम है, तो हम एक ये मान लेते हैं। एक तो 300 आ गया हमारा, एक ऐसे ही 300 होता है, दो केसेस हो गए। एक होता है 16 टाइम डायमीटर ऑफ मेन बार, तो 16 इंटू 20 हमारे पास डायमीटर दिया गया है, ये आ गया हमारे पास 320। अब इन तीनों में से सबसे कम कौन है, ये भी है, ये दोनों है, क्योंकि ये सबसे बड़ा है, तो हमारा आंसर 300 ही हो जाएगा। यही लेटरल टाइज की पिच होगी। अगला देखिए, कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड वेल्ड पर 1 mm of 6 mm size with allowable shear stress, the weld 100 MPa। shear stress हमारे पास 100 mm दिया, लेंथ ऑफ वेल्ड 1 mm है एंड थ्रोट थिकनेस 6 दी गई है। सो जो अलोएबल shear stress होता है वो इज इक्वल टू होता है थ्रोट थिकनेस इंटू लेंथ ऑफ द बेल्ट इंटू अलोएबल shear stress ऑन द बेल्ट। तो सभी को हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। सो थ्रोट थिकनेस जो होती है वो 0.7 इंटू 6 इंटू 1 इंटू 100 डिवाइड बाय 1000, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 420 न्यूटन आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, द सेक्शन मॉडुलस एंड द प्लास्टिक मॉडुलस ऑफ सेक्शन आर जेड एंड पी रिस्पेक्टिवली, इट्स शेप फैक्टर इज। शेप फैक्टर जो होता है वो पी बटे जेड होता है, ऑप्शन 2 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द लेसिंग ऑफ कंप्रेशन मेंबर इज सब्जेक्टेड टू रजिस्टर ए टोटल ट्रांसफर शियर वी इक्वल टू, तो वो 2.5% होता है। इन केस ऑफ लिमिट स्टेट द मैक्सिमम स्ट्रेन इन कंक्रीट एट द आउटर मोस्ट कंप्रेशन फाइबर इन बेंडिंग इज, तो 2035 होता है, ये होता है। नेक्स्ट देखिए, इन द डिजाइन मिक्स ऑफ कंक्रीट विद एम एंड द नंबर स्टैंड फॉर, एम एंड एम जो होता है उसका क्या मीनिंग होता है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कंफ्यूज हो जाते हैं, भाई ये किसके लिए होता है और ये किसके लिए आंसर होता है। तो ये आंसर जो होता है ये होता है आपका डायरेक्ट कंप्रेशन के लिए। डायरेक्ट कंप्रेशन का मीनिंग है कि सब्जेक्टिव टू एक्सियल कंप्रेशन, ये आपको पता होना चाहिए। और ये जो होता है ये होता है बेंडिंग के लिए, आउटर मोस्ट कंप्रेशन फाइबर इन बेंडिंग के लिए पूछा हमसे, तो बेंडिंग के लिए ये होता है, ये होता है डायरेक्ट कंप्रेशन या फिर एक्सियल कंप्रेशन के लिए। तो दोनों में आपको ये पता होना जरूरी है कि भाई बेंडिंग एंड कंप्रेशन। ये तो कॉमन क्वेश्चन है, M280 क्या होता है, जैसे कि ये होता है मिक्स, ये होता है कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव जो होती है 150 mm के ऊपर,
तो यहाँ पे 150 में हमें यही दिख रहा है, तो यही आंसर होगा हमारा फिर थर्ड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, द साइज ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शन इज फिक्स एंड द मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर सिंगली रेनफोर्स्ड सेक्शन इज लेस डिजाइन मूवमेंट, द बीम शैल बी डिजाइन एज, तो वो डबली रेनफोर्स्ड बीम की तरह डिजाइन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, M20 एंड 25 द नंबर इज द कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इन न्यूटन पर mm स्क्वायर एट कितना, 28 डेज होता है भाई। अब कॉमन क्वेश्चन है, सभी को पता है कि 28 दिनों पर स्ट्रेंथ निकलती है जो नंबर होता है उसकी। जैसे कि M20 है तो 20 एक नंबर है, 25 है तो 25 एक कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है न्यूटन पर mm स्क्वायर 28 दिनों पर। तो कॉमन क्वेश्चन है, कोई भी सॉल्व कर सकता है। नेक्स्ट देखिए, द ग्रेड ऑफ कंक्रीट जनरली नॉट यूज्ड इन द रेनफोर्स कंक्रीट इज, कौन सा ग्रेड यूज नहीं होता है। तो भाई कंक्रीट में अगर आपको ग्रेड यूज करना है तो मिनिमम जो होता है वो M20 होता है, उसके ऊपर वाले होते हैं तो M10 नहीं होता है। ऑप्शन डी हमारा 4 आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, इफ द गिवन बेंडिंग मोमेंट इज ग्रेटर देन मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ बैलेंस सेक्शन देन द सेक्शन इज, if the bending moment is greater than moment of resistance balance section then the section is over reinforced section, over reinforced section होता है भाई। नेक्स्ट देखिए, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी स्टील इज टेकन, कितनी होती है स्टील की मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, 200 होती है। कॉमन क्वेश्चन है, सभी को पता है कि वो 200 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर होती है। कंक्रीट को सभी को पता है कितनी होती है भाई। नेक्स्ट देखिए, ये एक न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल को पढ़िए क्या बोल रहा है न्यूमेरिकल। सो यहाँ पर हमें एनुअल प्रिसिपिटेशन जो है उसको फाइंड आउट करना है। सो इसके लिए बहुत ही लेंथी फॉर्मूला होता है, यहाँ पर मैं लिखूंगा तो नहीं आएगा समझ में, तो मैं क्या करता हूँ कि भाई इसको जूम कर लेता हूँ। ये ब्लैंक स्क्रीन जो है वो आ चुकी है अब। तो प्रिसिपिटेशन जो होती है उसको फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है P4 प्लस P6 ओवर 2 इंटू एरिया 1 प्लस P6 प्लस P8 ओवर 2 इंटू एरिया 2। अब इसके बाद प्लस P8 ये वाला, जैसे कि यहाँ पे P6 था तो P6 यहाँ पे शुरू कर दिया, यहाँ पे P8 बचा तो P8 से हम शुरू करेंगे, प्लस P10 ओवर 2 इंटू एरिया का, एरिया जो है वो 3 करेंगे। अब इन सभी का डिवाइड बाय एरिया 1 प्लस एरिया 2 प्लस एरिया 3, ये होता है प्रिसिपिटेशन को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला। अब हमारे पास सिर्फ दो ही एरिया दिया गया है, कौन कौन से मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पर देखिए, अब द एरिया बिटवीन द 180 हाइट्स 0.45 एंड 55 का 100 स्क्वायर किलोमीटर, 100 स्क्वायर मीटर एक एरिया है, एंड 55 एंड 60 का कितना है 150, ये दो एरिया हमारे पास गिवन है। तो P1 जो होता है ये भी हमारे पास गिवन है 0.45, P2 ये है 0.55 एंड P3 जो है वो ये 60 हमारे पास गिवन है। तीन ही हमारे पास P जो है वो गिवन है, जैसे कि P4 प्लस P6, ये मैंने आपको बताया P6 प्लस P8 ये हमारे पास गिवन है। तो तीन P जो है हमारे पास यहाँ पर गिवन है, तो यहाँ पर हमें ये प्लस प्लस कर देना है, डिवाइड बाय एरिया जो है, दो एरिया है हमारे पास वो कर देना, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो यही आएगा। आप इसको कर सकते हैं, चलो बस मैं ही कर देता हूँ यहाँ पर। सो P1 हमारे पास कितना है 0.45 है, प्लस जो P2 है यानी कि P6 जो मैंने आपको बताया वो 0.55 है, 0.55 डिवाइड बाय 2 इंटू एरिया हमारे पास एक 100 है। अब प्लस P6 कितना था ये 55, यहाँ ये वाला शुरू करना था हमें 0.55 प्लस जो लास्ट में था P3 वो 60 है, डिवाइड बाय 2 इंटू हमारे पास दूसरा एरिया कितना है 150 का है। अब इन दोनों का डिवाइड बाय 100 प्लस 150। अब इसको आप कैलकुलेट कीजिए, कॉपी पर लिखिए और उसके बाद इसको फाइंड आउट कीजिए। हमारे पास आंसर 0.50 मीटर ही आएगी प्रिसिपिटेशन की डेप्थ जो है। तो मैं हमारे पास सिस्टम नहीं है भाई, तो इस वजह से हम
क्या करे, क्वेश्चन जो होता है वो उसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन नहीं हो पाता है। अगर यहाँ पे लिखा हुआ है तो आप उसको भी देख सकते हैं कि भाई यहाँ ये ऐसे आया ऐसे आया। तो इस तरह से क्वेश्चन जो है इजी होता है समझने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ड्यूटी शुड क्लियरली स्टेट द प्लेस ऑफ मेजरमेंट ऑफ वाटर। प्लेस ऑफ मेजरमेंट ऑफ वाटर। नेक्स्ट देखिए, इफ द कैचमेंट एरिया 100 स्क्वायर किलोमीटर एंड द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट इज 1247, देन द मैक्सिमम फ्लड डिस्चार्ज पर डिकन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग कितना होगा। डिकन्स फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले डिकन का फॉर्मूला जो होता है वो होता है सी डी ए का एरिया का 3/4। ये होता है डिकन का फॉर्मूला। यहाँ पर ए तो सभी को पता है कि एरिया ही होता है जो कि किलोमीटर में होता है, एंड सी और डी जो होता है ये कोएफिशिएंट होता है। सो हमारे पास कांस्टेंट कितना है, यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ सी डी कितना है, 12.47 है, इनटू एरिया कितना था, 100 है। तो 100 का 3/4। तो कीजिए इसको फाइंड आउट। ये हमारे पास आंसर आना चाहिए। तो ये तो हमारे पास आंसर में दिया है, फाइंड आउट करने के लिए थोड़ी बोल रहा है, तो ये तो आंसर में दिया है। ये होता है डिकन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, इसको ऐसे फाइंड आउट किया जाता है। ऑप्शन 4 हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगर आप हमें आर्थिक सहायता करना चाहते हैं तो हमारी वीडियो के नीचे लिंक दिया हुआ है पेटीएम का, गूगल पे का। आप यूपीआई से हमें सेंड कर सकते हैं अगर कुछ करना चाहे तो। अदरवाइज मैं फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि आप कीजिए। हमारा काम तो है आपको वीडियो बना के प्रोवाइड करना। अगला क्वेश्चन देखता है, escape of earth from underneath the foundation of a beer along with the postulated water result in phenomena called, उसको पाइपिंग बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेट फ्री बोर्ड इज। नेट फ्री बोर्ड जो होता है एक डिफरेंस होता है बिटवीन टॉप ऑफ डैम एंड एम डब्ल्यू एल का। एम सॉरी एम डब्ल्यू, हाँ एम का ही होता है। अगला क्या बोल रहा है, एक कैनाल विच इज अलाइंड एट राइट एंगल टू द कंटूर, उसको साइड स्लोप कैनाल बोलते हैं। अलाइंड जो होती है राइट एंगल पर, उसको साइड कैनाल ही बोला जाता है। अगले देखिए, द सिल ऑफ द नोच इन ए कैनाल इज केप्ट एज। सिल ऑफ नोच इज इन ए कैनाल इज केप्ट एज, बेड लेवल जो होता है अपस्ट्रीम चैनल का वहां पर रखी जाती है। नेक्स्ट द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अनफर्टाइल वेरेन हेड एज फर्टाइल लैंड इज कॉल्ड, उसको आप एफोरेस्टेशन बोलते हैं। ऑप्शन चौथा हमारे पास इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। करेक्ट स्टेटमेंट हमें चूज करनी है। तो क्रॉप पीरियड स्लाइटली मोर देन द बेस पीरियड। क्रॉप पीरियड जो होता है वो बेस पीरियड से ज्यादा होता है। अब क्यों ज्यादा होता है, क्योंकि क्रॉप पीरियड जो होता है इसको आप टाइम जो होता है वो दिनों में लिया जाता है। तो ये क्रॉप पीरियड जो होता है ये स्टार्ट होता है जब आप किसी भी क्रॉप को सो करते हैं एंड लास्ट में उसको हार्वेस्टिंग जो जब करते हैं तो उस पीरियड को आप क्रॉप पीरियड बोलते हैं। लेकिन जो बेस पीरियड होता है वो एक टाइम होता है बिटवीन फर्स्ट वाटरिंग से लेकर लास्ट वाटरिंग जो होती है उसको बेस पीरियड बोला जाता है। तो क्रॉप पीरियड थोड़ा सा बड़ा ही होता है बेस पीरियड से। अगले देखिए, पिक आउट द फैक्टर विच डज नॉट इफेक्ट रन ऑफ। रन ऑफ के लिए कौन सा फैक्टर नहीं करता इफेक्ट, तो वो नहीं करता है एग्जिस्टेंस ऑफ बिल्डिंग। रन ऑफ के लिए बिल्डिंग का अस्तित्व जो होता है वो कोई मैटर नहीं करता है, क्योंकि रन ऑफ जो होता है उसके लिए जो फैक्टर होते हैं वो साइज ऑफ बेसिन होता है, हमारे पास कैचमेंट जो होता है उसकी शेप कैसी है, वाटर शेड जो है उसकी एलिवेशन कैसी है, हमारे पास ड्रेनेज डेंसिटी कैसी है, स्ट्रीम डेंसिटी कैसी है, हमारे पास सॉइल किस तरह का है, वेजिटेशन जो है उसकी एग्जिस्टेंस कैसी है। तो ये फैक्टर जो होते हैं ये सारे इफेक्ट करते हैं, लेकिन ये बिल्डिंग से हमें कोई लेना देना नहीं है भाई। स्लोप से भी लेना देना है भाई, कैचमेंट का स्लोप कैसा है, ओरिएंटेशन कैसी है उसकी, तो ये फैक्टर करते हैं, बाकी ये नहीं करता है। तो ये हमारे
सेकंड पार्ट था। बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।